एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो डीआरडीओ की तरफ से आ रही है और हमारी तीनों सेनाओं के अंग से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री ने हमारे तीनों सेनाओं को एक एक सौगात दी है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की हुई है, और ये सौगात उन्होंने तीनों चीफ को अपने हाथों से सबमिट की। और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उनको अस्त्र MK1 सबमिट की गई, दी गई। इसका मतलब यह है कि अब अस्त्र मिसाइल, अस्त्र MK1, जिसका नाम हम लोग बहुत पहले सुन रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वो डेवलप हो चुकी है पूरी तरह से, तो ये प्रूफ करता है कि ये पूरी तरह से डेवलप हो गई है और इंडियन एयरफोर्स में अब इसको शामिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको पता है कि SU-30 MKI के द्वारा अस्त्र MK1 को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो एयरक्राफ्ट हैं भारतीय एयरफोर्स में, जैसे कि MiG-29 या तेजस, इनसे भी इनको लॉन्च करने योग्य बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी के चीफ को इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम दिया गया या सबमिट किया गया। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से विश्व में जितनी भी मैरीटाइम एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है, उस पर नजर रखी जा सकती है या उसका आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए आर्मी की तो आर्मी के चीफ को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, जिसको बॉस कहा जाता है, वो दिया गया। ये ऑल वेदर बॉर्डर पर नजर रखने वाला सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है और इसके बारे में आप लोग कई बार सुने भी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें डीआरडीओ के ATA-GS की, हमने ये सुन रखा है कि इजरायली गन खरीदी जा सकती है, पर फिर भी ATA-GS 140 संख्या में खरीदी जाएगी। इसके अलावा धनुष आर्टिलरी गन भी खरीदी जाएगी जो कि लगभग 114 की संख्या में होने वाली है। इसके अलावा हमने ये सुना है कि इजराइल की जो गन है एथियोस, वो 1580 संख्या में खरीदी जाएगी। तो कुल मिला के लगभग 1800 गन इंडियन आर्मी प्रोजेक्ट कर रहा है कि उनको खरीदनी है। अभी इसका जो ट्रायल है वो उड़ीसा के तट पर हो रहा है। जो ये ट्रायल करने वाले अधिकारी हैं, ATA-GS के अधिकारी हैं, उसको ट्रायल करने वाले जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टर पद पर रहे हुए हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये कहा कि ATA-GS पूरे के पूरे 1800 संख्या में इंडियन आर्मी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। ये पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन गन आप मान सकते हैं और इसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यदि दुश्मन के सामने इस प्रकार की गन होती है तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 48 किलोमीटर की है। दुनिया में ऐसी कोई भी गन नहीं है, आर्टिलरी गन नहीं है जो कि 48 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। जो हमारे एडवर्सरीज हैं या हमारे जो विरोधी हैं, उनके पास लगभग 40 से 42 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली आर्टिलरी गन है, तो इसको हम 48 किलोमीटर दूर उनसे रखकर उन पर मार कर सकते हैं और वो हमारे गन तक पहुंचेंगे भी नहीं। कुछ 5 से 6 किलोमीटर पीछे ही उनकी आर्टिलरी रह जाएगी, उनकी आर्टिलरी सेल रह जाएगी। तो ये इसकी खूबी है। उन्होंने कहा कि जो बोफोर्स सबसे अच्छी गन मानी जाती है, उससे भी बहुत बेहतरीन गन है ये और वर्ल्ड क्लास गन इसको मानी जा सकती है। अभी जो भारतीय आर्मी इजरायली गन की तरफ जा रही है वो बेशक इजरायली गन की तरफ जा सकती है, पर ATA-GS भी उससे कम नहीं है। यदि इंडियन आर्मी जो 1800 की संख्या में, अगर इंडियन आर्मी को जो आवश्यकता है आर्टिलरी गन, वो पूरी की पूरी ATA-GS को भी भरे तो बहुत आसानी से अपनी जो हम दुश्मन हैं जैसे कि पाकिस्तान और चीन, उनको मजा चखा सकते हैं और इनके अलावा किसी भी गन की आवश्यकता नहीं है। पर्सनली ATA-GS की काफी इस तरह की बातें हमने सुन रखी है, मैंने भी सुन रखी है और ऐसा लगता है कि किसी भी इजरायली या किसी भी विदेशी गन की हमें कोई आवश्यकता नहीं जब इतनी बेहतरीन गन डेवलप हो चुकी है। हाँ, हालांकि इसकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा, पर यदि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति लगाई जाए और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया जाए, 1800 की संख्या में इस गन को इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्रयास किया जाए, तो एक तो ये सस्ती बनेगी, भारत का ही प्रोडक्ट है और जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी हो सकेगी क्योंकि इसमें प्राइवेट पार्टनर भी इंक्लूडेड हैं। बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की। कुछ दिनों पहले यह खबर निकलकर सामने आई थी, पर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इस पर ठोस कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। हुआवे को उस खबर में यह कहा गया था कि अपने इक्विपमेंट ट्रायल के लिए, 5G ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा ये जो अनुमति है वो दी गई है, जिसको कि मैंडेटरी टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहा जाता है। इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है, यह सर्टिफिकेट जिस कंपनी को जारी हो जाएगा वो कंपनी अपने 5G इक्विपमेंट लाके टेस्ट कर सकती है और 4 नवंबर 2020 को हुआवे को ये जो परमिशन है वो दे दी गई। अब जब ये चीजें बाहर निकल कर आए सामने तो ये पता चला कि किसी अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट की गलती के कारण ये जो परमिशन है वो हुआवे को दे दी गई है।
अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और एक दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि किन लोगों से जो भारत में कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल हो रही हैं वो किन सोर्सों से हम खरीद सकते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जारी करेगी, अप्रूव करेगी। उसी से हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक वो खरीद सकती हैं। इसके अलावा वो ये भी जारी करेंगे किन कंपनियों से हमें सामान नहीं खरीदना है। इन सारी चीजों की जो तैयारी है वो हो चुकी है और इसमें कुछ दिशा निर्देश अभी बुधवार को भी दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गलती के कारण इस प्रकार की चीज हुआवे को प्राप्त हो गई। हालांकि फिर इस गलती को सुधारा गया और हुआवे से ये सर्टिफिकेट ले लिया गया। हुआवे क्या, अन्य मैन्युफैक्चरर या अन्य टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से भी ये जो सर्टिफिकेट है वो ले लिया गया, क्योंकि नए दिशा निर्देश जारी होने थे और इस दिशा निर्देश के बाद अब जाके फिर से नया सर्टिफिकेशन जारी होगा। हुआवे का ये कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट जो रणनीति बनाएगी या जो भी नीतियां बनाएगी उसका पालन वो करेंगे, करना ही पड़ेगा। अगर भारत में व्यापार करना है तो भारत की सरकार के हिसाब से ही करना पड़ेगा। पर क्या ये केवल एक डिपार्टमेंट की गलती है जिससे कि हुआवे को ये परमिशन मिल गई? क्या इतनी बड़ी गलती कोई डिपार्टमेंट कर सकता है या जानबूझ के ये हुआवे को दिया गया? और जब ये बातें निकलकर सामने आने लगी तब जाके इसको वापस सर्टिफिकेट को वापस ही ले लिया गया है। क्या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इतना अनभिज्ञ हो सकता है कि पूरे भारत में चाइना के खिलाफ इतने बड़े सेंटिमेंट्स बन रहे हैं? गवर्नमेंट ये तैयारी कर रही है कि चाइनीज कंपनियों को किस प्रकार से बैन किया जाए, बंद किया जाए, भारत में ना आने दिया जाए, और हुआवे को इस प्रकार के सर्टिफिकेट दे दिए जा रहे हैं। हालांकि इनको अब निरस्त कर दिया गया है और फिर से शुरुआत होने वाली है। बात करते हैं चाइना के मून मिशन की, जो कि 2004 से बहुत तेजी से लॉन्च हुआ और अब चैंग 5 तक ये पहुंच चुका है। 24 नवंबर को चैंग 5 मून की यात्रा के लिए स्टार्ट हुआ। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर और रिटर्नर 4 चीजों का इस्तेमाल किया गया। सबने अपनी अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म की, सारे रोबोट्स ने अच्छे से काम किया और अब चीन के पास लगभग 1700 ग्राम जो मून की मिट्टी है वो पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही ये जो रिटर्नर है वो मंगोलियन ऑटोनोमस रीजन में लैंड हुआ और वहां से अब चीन ने ये पूरी मिट्टी अपने शोधकर्ताओं को भेज दी है और वो ये शोध करेंगे कि इन मिट्टी में किस प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं। उनसे कुछ जानकारी चीन को प्राप्त होगी। चीन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 2004 में उन्होंने मून पर जाने का फैसला किया था और अब जाके वो मून की मिट्टी को भी अपने यहाँ ले आए हैं। 24 नवंबर को उन्होंने लॉन्च किया। ये चीजें खबर नहीं बनती हैं और चाइनीज वायरस होने के बावजूद चीन इस प्रकार की बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा है और लगभग 23 से 24 दिनों में ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज की चाइना की वाहवाही तो बनती है। बात करते हैं यूएस और जापान के रिश्तों की। तो आपको पता है कि जापान F3 या FX नाम से एक अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। कई कंपनियां, कई देश उसके साथ मिलने को तैयार हैं, पर अब लॉकहीड मार्टिन अंतिम तौर पे उनसे मिल रहा है और अगले साल वो इस प्रकार का एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास करेंगे जो कि 5th जनरेशन क्वालिटी रखने वाला होगा। आपको पता है जापान के पास ऑलरेडी F-35 पहुंच चुके हैं और वो इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। पर फिर भी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एक नया एयरक्राफ्ट बनाए जाने की संभावना है जो जापान का अपना डिजाइन होगा। पहले माना जाता कि F-35 और F-22 रैप्टर का ही एक मिला जुला रूप निकलकर सामने आएगा जो कि जापान इस्तेमाल करेगा या जापान बनाएगा, पर ऐसा नहीं है। एक नया डिजाइन पर काम किया जा रहा है जो कि F3 या FX के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले F2 जापान को डेवलप करवाया गया था अमेरिका की मदद के द्वारा, जो कि लगभग 2 से 3 दशक पहले हुआ था और अब ये उनको रिप्लेस करने के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।